Assalamu alaikum everyone. Today we'll be covering 4.2 which is operations planning. As you all know, operations का मतलब ये था all the procedures involved in transforming inputs into outputs. ठीक है, तो ऑपरेशन decisions वो decisions होंगे that are taken by operation managers in order to achieve a desired value added. Remember value added? The difference between the cost of bought in materials and the selling price. तो आप जितनी value create करेंगे इसका मतलब है उतना ज़्यादा difference create होगा in terms in price and the cost of bought in materials. ठीक है, so you're trying to maximize that. And then you are trying to achieve productive efficiency, yani with minimum resources you're trying to achieve maximum output and therefore reducing your per unit cost, yani average cost को आप reduce करना चाह रहे होते हैं. ये जो डिसीजंस होते हैं ऑपरेशंस के, दे आर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजी एज वेल. मार्केटिंग फैक्टर्स का मतलब ये होगा कि व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, तो आप बगैर सोचे समझे प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते हैं. यू नीड टू प्लान योर इनपुट्स. आपको कितने इनपुट्स चाहिए इन ऑर्डर टू मीट अ सर्टेन डिमांड, एंड फॉर दैट वी नीड टू फोरकास्ट मार्केट डिमांड. तो आपका गोल ये होता है to get the forecast as close to the real figure as possible. Although it's uncertain, ये होता estimate ही है, but आप इसीलिए इतना ज़्यादा डेटा पे फोकस करते हैं ताकि आपकी फोरकास्टिंग एक्चुअल के करीब से करीब करो, सो दैट द इनपुट्स दैट यू प्लान अकॉर्डिंगली वो ना तो वेस्ट हो और ना वो आपको कम पड़े. एंड देन रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो फिर you would be able to take better operation decisions. And then comes technology. Technology may will be talking about two things: availability of computer aided design, in short CAD, and computer aided manufacturing, in short CAM. So first you need to know what this CAD and CAM are. Computer aided design simply means कि आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर डज नॉट नेसेसरली मीन डेस्कटॉप, इट कुड बी लैपटॉप, इट कुड बी ग्राफिक टैबलेट्स, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, in order to create 2D or 3D graphic representations of physical objects. तो आप imagine करें कि once you don't have for example this technology, तो आपको पहले पूरा का पूरा प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, मे बी उसका मॉडल पूरा फिजिकली बनाना पड़ेगा. बट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स यू कैन ईजिली क्रिएट द मॉडल्स ऑन कंप्यूटर. तो इसमें एक तो आपके रिसोर्सेज भी कम लगेंगे, इट वुड बी लेस कॉस्टली, एंड देन यू कैन मेक चेंजेस वेरी इजीली ऑन कंप्यूटर्स, राइट. अगर आप असल में बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली इट वुड टेक मोर टाइम. आप अगर आपने कोई चेंजेस उसमें करने होंगे तो उसके लिए फिर दोबारा से आपको करना पड़ेगा. तो ये जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एंड स्पेशली वी टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स. जब आप पहली बार क्रिएट करने जा रहे होते प्रोटोटाइप, तो ये उसके डिज़ाइन में बहुत काम आता है. ठीक है, तो बेनिफिट्स इसके क्या होंगे? Lower product development cost, as we talked about this earlier, increased productivity, good visualization of the final product and its constituent parts. Yani you can easily incorporate many different tools in order to produce your model, right? Faster time to market, improve product quality, क्योंकि आप errors को या shortcomings को पहले ही cater कर रहे होंगे. Errors कम हो जाते हैं, but side by side limitations भी होंगी. Some programs are difficult to learn, तो पहले you need to have some proper training for that, and then need for extensive employee training क्योंकि employees are the ones जो कि they will be using these, right? And large amounts of computer processing power is required, स्पेशली अगर आपके कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होंगे तो उसके लिए यू नीड टू स्पेंड वन टाइम कॉस्ट आपकी डेफिनेटली हाई होगी. देन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एंड दिस इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग द मशीन टूल्स एंड रिलेटेड मशीनरी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स. यानी यहाँ पे आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो कि कंट्रोल करती हैं मशीन्स की मशीन्स को या उनके टूल्स को. तो फॉर एग्जांपल यू हैव टू सेट अ मशीन एट अ पर्टिकुलर पैरामीटर. ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड करेगी वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि मशीन को बेस्ट सेटिंग पे लेकर आएगा. सही है, सो यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो कि प्रोसेसिंग करने के बाद मशीन्स को कंट्रोल कर रहा होगा. सो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे जी? इंटीग्रेटेड विद बोथ कैड एंड कैम अलाउज मोर डिज़ाइन वेरिएंट्स. आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकते हैं, प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, एंड कंप्यूटर की जो रीडिंग है दैट इज़ मच प्रिसाइज, मच मोर प्रिसाइज देन ह्यूमन रीडिंग. ठीक है, तो कंप्यूटर बने ही इसलिए कि दे कैन मैनेज और दे कैन सेट द मशीन्स एट प्रॉपर वैल्यूएशंस. This is more flexible and it would result in obviously faster production and increased labor productivity.
देन लिमिटेशंस क्या है, ऑब्वियसली इफ़ यू हैव टू एम्प्लॉय दिस तो इट्स अ सेटअप कॉस्ट, और इसकी सेटअप कॉस्ट बहुत हाई होती है. only larger firms can afford to employ CAD and CAM. And then maybe if your hardware, जैसे we talked about in the class as well, कि अगर आपकी मशीन्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं, इसी तरह अगर आपका कंप्यूटर ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर योर प्रोडक्शन वुड कम टू अ हॉल्ट. ठीक है, तो मज़ीद प्रोडक्शन नहीं हो पा रही होगी जब तक कि वो सही ना हो जाए. तो दीज आर टू ऑफ द टूल्स दैट यू नीड टू नो. इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. CAD में you are talking specifically about designing, right? 2D models, 3D models. और CAM, computer aided manufacturing में we are talking about computer softwares जो कि फिर machines को उनके set parameters पर लेकर आएंगे. ठीक है. Then comes flexibility and innovation. As you all know what flexibility means. Operational flexibility की अगर हम बात करते हैं तो इसमें a business is able to vary both the level of production and the range of products following changes in customer demand. अगर if there is a surge in customer demand तो ऐसा बिजनेस दैट कैन मीट दिस इंक्रीज इन डिमांड वुड बी ऑपरेशनली फ्लेक्सिबल. ठीक है, बट ऐसा बिजनेस जो ये नहीं कर सकता और इंक्रीज इन डिमांड को नहीं मीट कर पाता तो हम कहेंगे कि वो इनफ्लेक्सिबल होगा. ठीक है, ज़्यादातर ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे लेवल ऑफ डिमांड इज़ नॉट कांस्टेंट एंड इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. तो बिजनेस वही सक्सेसफुल होगा जो इस फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सकता है. अच्छा जी, नाउ विल टॉक अबाउट कि ये फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से अचीव की जा सकती है. सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज कैपेसिटी बाय एक्सटेंडिंग बिल्डिंग्स एंड बाइंग मोर इक्विपमेंट. हाउएवर एक तो ये लॉन्ग रन में हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता, एंड दिस इज अ वेरी कॉस्टली वे टू डू इट. तो इफ़ यू नो एज अ बिजनेस कि यार फ्यूचर में आपकी डिमांड बड़ी ही मिलेगी, राइट, इट विल नॉट फ्लक्चुएट, और अगर फ्लक्चुएट करेगी भी तो इट विल ओनली इंक्रीज फ्रॉम नाउ ऑन. तब इट मेक सेंस टू इंक्रीज योर बिल्डिंग्स और टू बाय मोर इक्विपमेंट, क्योंकि देखें दिस इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग. सही है, देयरफॉर इट्स एन एक्सपेंसिव ऑप्शन एंड इट कैन ओनली बेयर फ्रूट इन द लॉन्ग रन. एंड देन होल्ड हाई स्टॉक्स. आप क्या कर सकते हैं जी, आप इस इंक्रीज इन डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेंट्री ज़्यादा रख लीजिए. बट अगेन इट कम्स एट अ कॉस्ट. एक तो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री इंक्रीजेज, आपकी स्पेस ज़्यादा लग रही होगी, देर इज अ चांस ऑफ वेस्टेज ऑफ द इन्वेंट्री. तो 100 मसले होंगे इफ़ यू होल्ड हाई स्टॉक. सो दिस इज नॉट प्रेफरेबल एज सच. हैव अ फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल लेबर फोर्स. जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेबर फोर्स ज़्यादा आ जाएगी, तो आप इसमें पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को लेकर आ सकते हैं, टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ सकते हैं in order to meet the increase in demand. And then have flexible flow line production. Flow line हमने लास्ट टॉपिक में किया था, जहाँ पे यू आर प्रोड्यूसिंग काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड गुड. तो इसमें मशीन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है. दिस इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा होता है. ठीक है, एंड आप क्या करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल फ्लो लाइन प्रोडक्शन इक्विपमेंट लेकर आते हैं, यानी प्रोडक्ट एज सच सेम होगा बट देयर कुड बी वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ मैस कस्टमाइजेशन. ठीक है. Then comes process innovation. What is this process innovation? It's the use of a new or much improved production method और सर्विस डिलीवरी मेथड. तो आपने अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए जो भी टेक्निक्स अप्लाई किए हैं, जो भी आपने रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए हैं, ऑल ऑफ दोज वुड कम अंडर प्रोसेस इनोवेशन. सो सम रिसेंट एग्जांपल्स कुड बी, आप पहले बंदे प्रोडक्शन कर रहे होते थे, अब रोबोट्स आ गए हैं. फास्टर मशीन टू मैन्युफैक्चर, बेहतर मशीन्स आ गई हैं. ठीक है, जैसे आप समझते हैं कि पहले प्रोसेसिंग पावर बहुत कम होती थी, अब आपके मतलब दिस इज द इंटायर वर्ल्ड नाउ. आपके लैपटॉप्स इतने इतने पावरफुल हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन इज़ अ पूरा कंप्यूटर, कैन डू ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन. तो ऑल ऑफ दिस वुड कम अंडर प्रोसेस इनोवेशन. सिमिलरली बिजनेस भी अगर यही चीज़ें इंप्लॉय करता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, एंड बेसिकली देखिए फोकस किस चीज़ पर है. आपने ऑपरेशंस को क्वालिटी में बेहतर करना है, एंड यू हैव टू रिड्यूस द टाइम दैट इट टेक्स सो दैट यू कैन अचीव मोर इन लेस टाइम. ठीक है, कम से कम रिसोर्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें. ठीक है, एंड यू आर एबल टू सेल दैट एज वेल. सही है. तो फॉर इंस्टेंस अगर आपने देखा होगा कि व्हेन यू बाय किसी भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो नाउ दे हैव बार कोड स्कैनर एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो एक स्कैन करने से आपका बिल भी जनरेट हो रहा होता है, उनकी इनकम स्टेटमेंट भी बन रही होती है, एंड उनकी इन्वेंट्री भी काउंट हो रही होती है. सो ऑल ऑफ दिस इज इंटीग्रेटेड देन. तो बजाय 3 लोग रखने के, एक आपका बिल बना रहा हो, एक इन्वेंट्री काउंट कर रहा हो, एक सप्लाई को इन्फॉर्म कर रहा हो, ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में आ गई हैं. ठीक है, तो जस्ट विद द स्कैन ऑफ अ प्रोडक्ट एवरीथिंग इज अपडेटेड. देन फाइनेंशियल्स भी अपडेट हो रहे हैं, इन्वेंट्री भी अपडेट हो रही है, सप्लायर को भी रीऑर्डर जा रहा है,
and so on and so forth. All of this comes under process innovation. If I talk about process innovation in your case, तो एक आपके पास किताब है जो आप जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, which is the traditional method. Then you have resources such as YouTube है, आप उससे पढ़ सकते हैं. आपके पास चैट जीपीटी है, you can utilize those. तो हम कह सकते हैं एजुकेशन में process innovation यहाँ पर आ सकती है. ठीक है. The next topic is operations methods, job, batch, flow, and mass customization. Remember job production, आपने एक प्रोडक्ट बनाना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल टेलर की हमने एग्जाम्पल की थी लास्ट टाइम, ये वही चीज़ है. हर बंदा जो है अपना सेपरेट डिफरेंट ऑर्डर और सेपरेट डिफरेंट डिज़ाइन लेकर आएगा, मेजरमेंट्स भी अलग होंगी. इसके लिए वी नीड जॉब प्रोडक्शन के लिए वी नीड स्पेशलिस्ट. यहाँ पे बंदा अनाड़ी नहीं, यहाँ पे बंदा स्पेशलिस्ट चाहिए होगा आपको. एंड यहाँ पे मशीन्स का काम कम होगा, इंसानों का काम ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. देन बैच में ये होता है कि आप आइडेंटिकल आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये आपके टेक्सटाइल हो गए, एक सीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक कपड़े बन रहे होते हैं, तो ये बैचेस में बन रहे होते हैं. न्यू सीजन कम्स इन, न्यू बैच स्टार्ट्स, न्यू सीजन कम्स इन, अनदर बैच स्टार्ट्स. ठीक है, तो ये बैचेस में जो प्रोडक्शन हो रही होती है हम इन्हें कहते हैं ग्रुप. बेसिकली बैच मीन्स व्हाट? Group. So producing a limited number of identical products, and each item in the batch passes through one stage of production before passing on to the next. Then comes flow production, थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बार बार बन रहा होता है. तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, राइट. तो द कंपनी इज श्योर ऑफ दिस थिंग कि यार ये प्रोडक्ट आपका बिकना ही बिकना है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू मेकिंग द सेम प्रोडक्ट ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है. देन फॉर एग्जांपल आपके हैंड वॉश हो गए, सोप हो गए, यूटिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें उसी तरह बन रही होती हैं. देन कम्स mass customization, यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, टू प्रोड्यूस आइटम्स टू मीट इंडिविजुअल कस्टमर. फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट ऑर्डर करते हैं, बट आप उस पर आपका नाम होना चाहिए, सही है, तो ओवरऑल डिज़ाइन सेम होगा. लेट्स से एक टीम, आपकी एक टीम है, यू आर प्रिपेयरिंग अ किट फॉर दैट, बट पीछे नाम सबका डिफरेंट होगा. ठीक है, तो दिस कुड कम अंडर मैस कस्टमाइजेशन. देन प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं. जॉब टू बैच अगर आप मूव करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम एसोसिएट होती हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि रिमेंबर जॉब में स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए था, बैच में यू माइट नीड मशीनरी. ठीक है. एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, सो दैट यू कैन फाइनेंस योर इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस. एंड दे विल बी स्टाफ डीमोटिवेशन, स्पेशली जब वो ये सोचेंगे कि देर इज लेस एम्फोसिस प्लेस्ड ऑन एंड इंडिविजुअल्स क्राफ्ट स्किल्स एंड मोर इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन द मशीन देमसेल्व्स. ठीक है. देन जॉब टू फ्लो या बैच टू फ्लो, अगर आप जॉब प्रोडक्शन से फ्लो प्रोडक्शन में जा रहे हैं या बैच से फ्लो प्रोडक्शन में जा रहे हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होंगी? सो अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैपिटल आपको फ्लो प्रोडक्शन में चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज गुड्स बन रहे होते हैं. देन मशीनरी अगर नहीं चाहिए, मशीनरी अगर ज़्यादा चाहिए तो फिर ट्रेनिंग भी ज़्यादा चाहिए. ट्रेनिंग माइट टेक सम टाइम, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होगा और कॉस्टली प्रोसेस भी होगा. एंड एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर डिमांड, इट इज़ अ मस्ट इन फ्लो प्रोडक्शन, क्योंकि देखें जॉब प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. ठीक है, कस्टमर आएगा, ऑर्डर देगा, तब जाके बन रहा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने केक्स बनवाने, कस्टमाइज्ड केक, तो वो जॉब प्रोडक्शन के अंदर आएगा. आप अपना ऑर्डर देते हैं, बताते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट है, केक इस डिज़ाइन का होगा, राइट. बट फ्लो प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड हेविली इन द मशीनरीज, इन द टूल्स, तो फिर यू वांट कि आपकी जो यू आर फोरकास्टिंग द डिमांड दैट शुड बी एज क्लोज टू द रियल फिगर एज पॉसिबल, ताकि ना वेस्ट हो आपका और ना आप डिमांड मीट कर पाए. ठीक है. सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिसकी बेस पे आप राइट प्रोडक्शन मेथड चूज करते हैं? दिस इज थोड़ा सा सिंपल, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. साइज ऑफ द मार्केट, फॉर इंस्टेंस अगर आपकी मार्केट का साइज बहुत छोटा है तो यू नेवर गो फॉर बैच और फ्लो प्रोडक्शन, यू विल गो फॉर जॉब प्रोडक्शन. यही साइज ऑफ द मार्केट अगर बहुत बड़ा है तो यू माइट गो फॉर बैच प्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर फ्लो प्रोडक्शन. अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर यू माइट डू व्हाट, यू माइट इन्वेस्ट. अगर आप छोटा बिजनेस है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट अफोर्ड टू इन्वेस्ट इन मशीनरी. देन आपके पास बाकी रिसोर्सेज हैं, बाकी रिसोर्स का मतलब है कैपेसिटी है आपके पास, लेबर फोर्स अवेलेबल है, तब तो यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन नॉट. एंड देन डिमांड, ऑब्वियसली अगर डिमांड कम है आपकी प्रोडक्ट की तो फिर यू वोंट गो फॉर बैच और फ्लो प्रोडक्शन,
इंस्टेड you'd go for job production and vice versa. ठीक है, and one of the important factors जो आपने लोकेशन को सोचते हुए करना होगा, विल बी टॉकिंग अबाउट दोस्त व्हाट मेक्स यू डिसाइड कि आपकी बिजनेस की लोकेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, तो विल टॉकिंग अबाउट दोज फैक्टर्स। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन डिसीजंस में साइट एंड कैपिटल कॉस्ट। जनरली आप क्या करते हैं कि यू ट्राई टू सेट योर बिजनेस ऑन अ पीस ऑफ लैंड जो आपको सस्ता पड़े, राइट? अगर आपने रेंट देना है तो रेंट कम पड़े, यू हैव टू डिक्रीज योर कॉस्ट, रिमेंबर। और अगर आप अपना सेटअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा वो, अगर आपको कॉस्टली, जितना आप सिटी सेंटर से दूर होते जाएंगे उतना चीप आपको पड़ेगा लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके कंसिडर करनी है उसकी कॉस्ट कितनी है। देन जो लेबर वहां पर होगा उसकी कॉस्ट कितनी है। सो देर मेरी इंटरनेशनल बिजनेसेस जो पाकिस्तान में सेटअप है जस्ट बिकॉज लेबर इज चीप ओवर हेयर, राइट? देन वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है या नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो नहीं लगती है, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट हो सकता है कम हो बट वही सारी कॉस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग सकती है एंड दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ योर एंटायर प्रोडक्ट। तो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना आ रही हो। फिर आप ये भी देखते हैं कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या है, मे बी कुछ यहाँ पे जैसे आपको पता है इंडस्ट्रियल जोन्स जो होते हैं रवात साइड पे, तो यहाँ पे टैक्स रिलैक्सेशन होती है। इफ़ यू सेटअप योर इंडस्ट्री इन दोज इंडस्ट्रियल जोन्स तो आपको टैक्स हो सकता है माफ़ हो जाए, हो सकता है बहुत कम हो जाए, या मे बी आपको बिजली पानी बहुत कम पैसों पे मिल रहा हो। देन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू नंबर्स, क्वांटिटी से निकला ये प्रॉफिट एस्टिमेट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, दिस विल ऑल कम अंडर A2। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर हम कवर कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन आपको पता होना चाहिए कितने टाइम में कितने यूनिट्स बाद आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आती है, तो यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर दीज फैक्टर्स। देन कम्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स जिसमें सेफ्टी है, वेर एवर यू आर सेटिंग द बिजनेस इज इट सेफ, फर्दर एक्सपेंशन के चांसेस हैं या सिर्फ उतनी ही जगह अवेलेबल है जितनी आज है, मैनेजमेंट की क्या प्रेफरेंस है, वेयर डू दे, क्योंकि देखिए डिसीजन हैव टू बी टेकन अप बाय द हायर अप्स, तो जो हायर अप्स डिसाइड करेंगे आप वहीं पे अपना बिजनेस सेटअप कर रहे होंगे। एथिकल कंसिडरेशंस हैं, चाइल्ड लेबर ना हो फॉर इंस्टेंस, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, आपको दरख्त वर्क ना काटने पड़े, ठीक है, या अगर काट रहे हैं तो यू हैव टू प्लांट देम एल्सवेयर, ज़्यादा पेनल्टी तो नहीं पड़ेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बाकी की चीज़ क्या हो सकती है, व्हाट अदर लोकेशन इश्यूज यू माइट फेस, द पुल ऑफ द मार्केट, मार्केट किस तरफ जा रही है, प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन, समटाइम्स ये होता है डेवलपमेंट अथॉरिटीज डोंट लेट यू, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेट अप एन इंडस्ट्री, लेट्स से रेजिडेंशियल जोन में, आप कहते हैं वेस्टेज में मैंने इंडस्ट्री लगानी है, तो you won't be allowed to do that क्योंकि it's purely a residential area, so you have to set up your business in the outskirts of the city. And then we'll be talking about economies of scale and diseconomies of scale in a while, तो इस पे होल्ड करते हैं। Then comes relocation decisions. What if you want to relocate? Relocate का मतलब है दोबारा आपने अगर आप कहीं relocate होना है, that is known as relocate. तो infrastructure development in other locations, अगर आपने for example even expand भी करना है तब भी you will be considering कि infrastructure कैसा है। स्पेशली सर्विस बिजनेस के लिए यू वांट टू बी एज क्लोज टू द कस्टमर ताकि आप उसको कन्वीनियंस प्रोवाइड करें एज पॉसिबल। ठीक है, तो इमेजिन करें यही प्राइमेक्स एकेडमी जो है वो DHA 5 में होती तो वेस्टेज वालों के लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता, तो वी वुड हैव बीन टारगेटिंग फिर DHA 5 किया वहाँ, ठीक है, विच इज़ वन एंड ऑफ द सिटी, सही है। तो दिस इज लोकेटेड इन प्राइम सेंटर, आप ये कह सकते हैं। Cheaper labor costs in other locations, again, as we talked about this earlier, कि बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस सेटअप हुए हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चीप लेबर, स्पेशली चाइना में भी। चेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, देन चेंजिंग ऑफ लोकेशन, सब आपके कस्टमर्स कहीं और शिफ्ट हो गए या मे बी सप्लायर्स कहीं और होते हैं, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था, यू माइट बी सेटिंग क्लोजर टू देम। एंड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट रिसेंटली क्या चल रहा है जी, ये जो आपका I9 का इंडस्ट्रियल जोन है, गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग देम फ्रॉम ऑपरेटिंग देयर। अब वो कह रहे हैं कि यार आप यहाँ से रीलोकेट हो जाएं टुवर्ड्स रवात वाली साइड। तो I9 क्योंकि आपको जिसको आइडिया है वहाँ पे वो है इंडस्ट्रियल जोन है। नाउ द गवर्नमेंट वांट्स कि क्योंकि वो काफ़ी सिटी सेंटर में आ जाता है और इट्स हैविंग इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट, पोल्यूशन हो रही है और रेजिडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो वहाँ से रीलोकेट हो जाए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ही पहले उसके इंडस्ट्रियल जोन बनवाया था, सही, सो वी कैन कॉल इट पुअर प्लानिंग। तो पहले आपने I9 में करवा दिया है, नाउ यू वांट एवरीवन टू मूव फ्रॉम देयर। ठीक है, तो प्लानिंग हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म, आपको ये सोचना चाहिए था पहले ही कि यार I9 में अगर हम सेट करवा रहे हैं तो दिस इज
नॉट दैट फार अवे फ्रॉम अदर रेजिडेंशियल एरियाज। I8 उसके बिल्कुल साथ है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। एंड देन कम्स डिफरेंसेस बिटवीन लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लोकल जो आपकी लोकेलिटी का बिजनेस होगा, जिससे कहते हैं मोहल्ले की दुकान वगैरह। रीजनल का मतलब ये है सर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन। तो इट्स अ चंक ऑफ एन एरिया जहाँ पे वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है। नेशनल मीन्स विद इन द कंट्री एंड इंटरनेशनल मीन आउटसाइड या बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो इंटरनेशनली आप क्यों लोकेट करना चाहेंगे? मे बी टू रिड्यूस योर कॉस्ट, मे बी लेबर कॉस्ट चीप है, टू एक्सेस वाइडर मार्केट, आप अपनी कस्टमर बेस बढ़ाना चाहते हैं, टू अवॉइड प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड बैरियर्स। सम कंट्रीज हैव ट्रेड बैरियर्स सच एज टैरिफ बहुत हाई होते हैं, या फिर वो एम्बार्गोज कोटाज वाला प्रॉब्लम होता है। सो इन ऑर्डर टू ओवरराइड दैट। अदर रीजन क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकती है किसी और कंट्री में, यू माइट वांट टू सेट अप देयर देन। ठीक है। एंड इश्यूज एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद इंटरनेशनल लोकेशन। आपका सबसे पहला इशू यही है कि हाउ वुड यू कम्युनिकेट। तो देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, कल्चर बैरियर होता है, कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। ठीक है। अब फिर व्हाट डू द कस्टमर्स डिमांड। ठीक है, वहाँ पे क्या सिक्योरिटी की सिचुएशन है, सेफ्टी प्रोसीजर्स क्या फॉलो करने। तो ये सारी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू सेट अप योर बिजनेस अब्रॉड, तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। एंड देन कम स्केल ऑफ ऑपरेशंस। किस स्केल पे यू आर ऑपरेटिंग, छोटा स्केल है, मीडियम स्केल है, या लार्ज स्केल है। तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ बिजनेस में सबसे पहले ओनर का ऑब्जेक्टिव। अगर एक बंदा खुश है कि उसकी दुकान चल रही है, तो फिर यू कैन नॉट फोर्स हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। सम पीपल हैव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मे बी ग्रोइंग द बिजनेस, मार्केट शेयर करना है ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल। देन कम्स कैपिटल अवेलेबल, कितना आपके पास पैसा है, डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। साइज ऑफ द मार्केट, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कंपेटिटर्स कितने, एंड स्कोप फॉर स्केल इकोनॉमीज। अच्छा, विल बी कवरिंग दीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल नाउ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स। यानी व्हेन यू इंक्रीज द स्केल ऑफ योर प्रोडक्शन, तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट यानी पर यूनिट कॉस्ट कम होती रहती है, बिकॉज योर कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि व्हेन यू योर सेल्फ एज अ बिजनेस इंक्रीज योर स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं दैट विल रिड्यूस योर कॉस्ट विद इन द फर्म, आपकी एवरेज कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट थिंग इज परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इज अफोर्डेबल बाय लार्ज फर्म्स एज दे बाय इन बल्क, तो उनको डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यू कैन डू द मैथ्स कि आपकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, एवरेज परचेजिंग कॉस्ट। ठीक है। तो दिस इज नोन एज परचेजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मार्केटिंग इकोनॉमी स्केल का मतलब ये है कि आप जब ज़्यादा पैसे मार्केटिंग पे लगाएंगे, तो फिर योर मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट वुड बी स्प्रेड ओवर लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट, क्योंकि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मार्केटिंग वुड बी जस्टिफाइड। अगर आपकी डिमांड ही कम है, लेट्स सी यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच, तो आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट बहुत ज़्यादा पड़ेगी। देन कम्स फाइनेंशियल इकोनॉमीज। इसमें ये होता है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टेंड टू गिव लोन्स टू द लार्जर फर्म्स ऑन ईजियर इंटरेस्ट रेट्स, यानी उनके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो फिर उनकी कॉस्ट कम होगी। बट जब छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनका रिस्क ज़्यादा होता है, तो इन लोगों को लोन्स या इन बिजनेसेस को लोन्स हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। टेक्निकल इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर मशीनरी, एंड दिस इज ओनली डन बाय लार्ज बिजनेसेस, तो आपकी मशीनरी विल allow you to produce more goods, and therefore the cost of unit यानी average cost would start to decline. मैनेजरियल का मतलब ये कि लार्ज फर्म्स कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट मैनेजर्स। यस, दे माइट बी पेइंग देम मोर, बट वो मैनेजर्स आपको ऐसे डिसीजंस लेके देंगे जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट वुड स्टार्ट टू डिक्रीज। इसीलिए बहुत फोकस किया जाता है कि यार आपके मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए। बेशक यू आर पेइंग देम हाई, बट वो जो डिसीजंस लेंगे उससे वेस्टेज भी कम होगा, उसमें चांसेस ऑफ एरर्स भी कम होंगे, एंड देयरफॉर दे विल बी एक्चुअली सेविंग यू कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। Then comes risk-bearing economies of scale. As larger firms tend to have more customers, they are safe from being too reliant on one customer. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। तो इवन इफ यू लूज वन, यू हैव अदर्स दैट यू कैन डिपेंड ऑन। ठीक है। एंड इफ यू
look at the businesses जो बड़े होते हैं, they usually have more product portfolio, a larger product portfolio. And if you remember what this product portfolio means, कि number of product lines कितनी थी उनकी. For example, नेस्ले को देख लें क्या क्या चीज़ बना रहा है, ठीक है, तो it does not rely on one product only. सही है. सो दीज वर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसका मतलब क्या था कि विद इन द फर्म वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, एंड हाउ यू शुड नो हाउ ऑल ऑफ दीज विल रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. देन कम्स इन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जब आपकी पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है, तो आप इंडस्ट्री का पता है ना, देर आर मेनी फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, मल्टीपल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री. कुछ फर्म्स मिलके इंडस्ट्री बनाती हैं. फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल फर्म्स की बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें वो सारी फर्म्स आएंगी जो टेक्सटाइल का काम कर रही होंगी. तो अगर आपकी पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है, फिर सब फर्म्स को क्या फायदे होते हैं एक्सटर्नली. So, first one is access to a skilled workforce. Now remember, सिर्फ आपकी कंपनी को ही access to skilled workforce नहीं है, ये इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं उन सबके लिए अवेलेबिलिटी है. ठीक है, तो स्किल्ड वर्कफोर्स का होना, इट्स एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंसिलरी फर्म्स उन्हें कहते हैं जो एक क्लस्टर में रहती हैं. क्लस्टर मीन्स टुगेदर. फर्म्स विच डेवलप एंड लोकेट नियर लार्ज फर्म्स, यानी आपकी फर्म एक बड़ी फर्म के साथ एग्जिस्ट करती है फिजिकली in particular industry to provide them with specialized equipment and services, so that transfer of equipment, transfer of services becomes easier. So whatever benefit that large firm is experiencing, you also gain the same. Then joint marketing benefits. Firms locating in the same area, well known for producing high quality produce या products, may benefit from reputation. हो सकता है कि जी आपकी फर्म एंड वन अदर फर्म और टू अदर फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग इन द सेम एरिया, ठीक है, तो रेपुटेशन वुड बी कि यार ये सारी एक जैसा ही काम कर रही होती हैं. दिस इज जॉइंट मार्केटिंग बेनिफिट. देन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो अगर बड़ी फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं तो दे विल मेक श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ का डेवलप हो, मे बी वाटर सप्लाई बेहतर हो, रोड्स अच्छी हो. तो इन इससे सिर्फ उनको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि बाकी सारी फर्म्स को होगा जो उसके साथ एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, सो सिंस ऑल ऑफ दीज अफेक्ट ऑल ऑफ द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, तो विल कॉल दिस एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एंड देन कम्स डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी अगर आप ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो फिर देर इज़ अ चांस ऑफ मिसमैनेजमेंट. और मिसमैनेजमेंट से ये होता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट टू राइज अगेन, कॉस्ट पर यूनिट विल स्टार्ट टू राइज अगेन. तो इसमें मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, मॉनिटरिंग द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज इन बिग कॉर्पोरेशन इज इम्परफेक्ट एंड कॉस्टली. यानी अगर आपका लेबर फोर्स बहुत बड़ा है तो देर इज ऑलवेज अ चांस कि उसमें मिसमैनेज हो सके, यानी सुपरविजन अच्छी ना हो सके, जिसकी वजह से मे बी वेस्टेज हो जाए. तो यू ग्रू टू लार्ज एंड टू क्विकली. ठीक है, तो देर इज अ चांस ऑफ मिसमैनेजमेंट. देन administrative diseconomies of scale, which means instructions from the top management may be partly or completely distorted if they follow a long channel of communication. यानी बहुत लेवल्स ऑफ हायरार्की अगर होंगे तो जो भी डिसीजन और इंस्ट्रक्शन ऊपर से पास होगी, तो देर इज अ चांस कि आपका जो मैसेज है, इंस्ट्रक्शन है, दैट मे बी डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्ट का मतलब है उसका जो ओरिजिनल मकसद था वो पूरा ना हो सके. ठीक है, एंड देन कम्स ओवर स्पेशलाइजेशन. Workers in large firms may feel a sense of alienation, isolation जिसे कहेंगे, and subsequent loss of morale causing their productivity, and this may lead to wastage of factory inputs and higher cost. ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज कर जाते हैं, यानी ये टू फोकस ऑन वन थिंग, तो फिर आपकी बाकी एक्सपर्टीज बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं. ठीक है, तो इट्स गुड कि अगर आप यू कीप योर पर्सनालिटी, यू कीप योर स्किल सेट डाइवर्स. यस, इट्स गुड टू स्पेशलाइज बट डू नॉट ओवर स्पेशलाइज, वरना आपका काम बहुत लिमिटेड रह जाएगा. ये इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्किल थी क्योंकि दे एग्जिस्ट विद इन द फर्म. नाउ विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी एवरेज कॉस्ट का क्यों राइज होगी दोबारा, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है इससे. Shortage of labor, again, all of the firms in that industry will face this. Formation of trade unions बन जाते हैं तो there will be a chance कि sooner or later they will be bargaining for their rights. और जब वो बार्गेन करते हैं तो यू शुड नो कि भाई ना प्रोडक्शन सही हो रही होती है, मे बी स्लो हो रही होती है, मे बी हो ही नहीं रही होती है. प्रेशर ऑन रॉ मटेरियल्स है. अगेन रिमेंबर, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, तो जितना आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना पीछे कम बचेगा. एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बिकम्स कॉस्टली. तो समटाइम्स ये होता है कि जब गवर्नमेंट पुट्स अ पेनल्टी ऑन इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, तो फिर यू हैव टू इन्वेस्ट
एज एन इंडस्ट्री पूरा आपने इन्वेस्ट करना होता है सो दैट आप प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कर सकें। और क्योंकि ये रिक्वायरमेंट किसी एक फर्म के लिए नहीं है, सबके लिए इन दैट इंडस्ट्री, तो फिर दिस विल इंक्रीज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फर्म्स देन। सही है। सो सी, आप, as soon as you are increasing your scale of production from here to here, your average cost per unit started to decline क्योंकि you are achieving economies of scale। बट वो ऑप्टिमम लेवल से अगर आप ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो योर एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट टू राइज अगेन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो अभी हमने डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ी है। ठीक है। सो आई होप दैट मेक सेंस। प्लीज गो ओवर दिस एंड इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एवरीवन। खुदा हाफिज।